नमस्कार। आशीर्वाद के इस ई गोष्ठी में आप सभी का नीता वाजपेयी स्वागत करती है। मैं डॉक्टर आनंद शिरवाली भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है युवा पीढ़ी में आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी। ये कहाँ तक सार्थक है, इस पर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे और कुछ वक्तव्यों को, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्तव्यों को सुनेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसकी माटी में ये बसती है, नदियों की कलकल छलछल में प्रवाहित होते हुए हर एक के हृदय में समाहित होती है। आज यदि हम बाजार में जाएं तो देखें सर्वत्र हिंदी का परचम लहराया हुआ है। आज यदि केले वाले ले लें, ठेले वाले ले लें, मेले वाले ले लें, तो सब लोग एटीएम के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से बहुत अच्छा व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि नई तकनीक के साथ हमारी हिंदी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं यदि कहूँ कि आज हिंदी दुधारू गाय है। अब हिंदी संतों की और शास्त्रों की भाषा नहीं रही, आज वो शस्त्र की भाषा है, पैसा कमाने की भाषा है। मित्रों, आशीर्वाद की तरफ से आयोजित आज की इस ई गोष्ठी के प्रायोजक हैं LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके, बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट, हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक। आइए आज की आशीर्वाद की इस ई गोष्ठी की शुरुआत करते हैं सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी से। नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद। सितंबर में हिंदी सप्ताह मनाया जाएगा। हालांकि शुरू से ही मेरा विरोध रहा है, किसी भी देश में उसकी भाषा का सप्ताह नहीं मनाया जाता, उसका दिवस नहीं मनाया जाता। हर साल, हर दिन उसकी भाषा को होता है। मुझे याद है तुर्की आज़ाद हुआ तो उसके राष्ट्रपति ने समस्त सचिवों को बुलाया, मंत्रिमंडल के सभी लोग उपस्थित थे और उनसे पूछा गया टर्किश लैंग्वेज इस देश में कितने साल में लागू की जा सकती है। टर्की के विद्वान भी थे, उन्होंने कल तक आप मुझे बता दीजिएगा। अगले दिन फिर मीटिंग हुई तो एक जानकारी सबके द्वारा एक मत से दी गई कि साहब 15 साल लगेंगे, पूरे देश के अंदर टर्किश लैंग्वेज लागू हो जाएगी। अब आपका विशेष ध्यान चाहूँगा, उस टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि आज 15 साल खत्म हो गए हैं, कल से लागू हो जाए। हिंदी के बारे में हमें ऐसे ही क्षमतावान नेताओं की ज़रूरत है जो इस तरह की बात कर सकें। हिंदी को हम थोपना नहीं चाहते, हिंदी को इसलिए हम लाना चाहते हैं कि पूरा देश एक भाषा में बोलेगा तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। मैं दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी का भी विरोध नहीं करता हूँ। हर भाषा का आना हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है। अगर हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो शेक्सपियर को नहीं जान पाएंगे। पर हमारी संस्कृति में हमारे उत्थान के लिए अगर कोई भाषा आती है, मुझे मालूम है ज़रूरी है कि विज्ञान के जानने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए
हमें अन्य भाषाओं का, अंग्रेजी का ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। मैं आईआईटी में जाता हूँ, बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है। वाजिब सवाल है मेरा। आइए सुनते हैं अगले विचार। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सुना कि इंग्लैंड में इंग्लिश डे मनाया गया हो, या जर्मनी में जर्मन डे मनाया गया हो, या फ्रांस में फ्रेंच डे मनाया गया हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उर्दू या पंजाबी दिवस कभी नहीं मनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान में साल में एक दिन हिंदी दिवस मनाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस पर मैं गर्व करूं या लज्जित हूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। कुछ लोग हिंदी सप्ताह भी मनाते हैं, कुछ लोग हिंदी पाक्षिक भी मनाते हैं, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है? लेकिन अब दिवस मनाने का एक रिवाज चल गया है। माँ का दिन भी एक दिन हो जाता है, जबकि मेरे लिए हर दिन माँ का दिन है। खैर, ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। एक विचार रखा गया कि युवा पीढ़ी हिंदी के प्रति अपनी क्या योगदान कर सकता है। मैं युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि घर में कम से कम हर व्यक्ति हिंदी में या अपनी मातृभाषा में अगर बात करे तो उसमें क्या हर्ज है। मैं देखता हूँ बिल्कुल नवजात शिशु से भी माँ अंग्रेजी में बात करती है। Why are you crying? Are you hungry? Look, your father has come. वो बच्चा क्या समझ रहा है? और हम तो जानवरों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं। घर के कुत्ते से बोलेंगे नो डॉगी नो, ही इज आवर गेस्ट हियर, सिट डाउन। यानी अंग्रेजी किसकी भाषा होगी? मेरा ये निवेदन है कि हम घर में या कम से कम या तो हिंदी में बात करें या अपनी मातृभाषा में बात करें, तो हम अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मानित करेंगे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक महिला से मैंने पूछा कि आप अपने बच्चों को ये क्यों कहती हैं कि वो अंग्रेज़ी में आपको मम्मी कहें? तो बोले साहब माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं तो लोग कहते हैं अनपढ़ है, गंवार है। मैंने कहा आपको मालूम है मम्मी का मतलब क्या है? अगर आप शब्दानुरूप उस बात देखें तो मरे हुए शरीर को रसायन लगा के जब रख दिया जाता है तो मम्मी कहलाती है। और पिताजी को तो हम पहले ही मार चुके हैं, हाय डैड, वो मर गया बेचारा। ये क्यों हम कर रहे हैं? हमारी अम्मा, हमारी माँ, हमारी अम्मी, जो भी हम कहना चाहें, आई, बा, ये सब वास्तव में कितने प्यारे शब्द हैं। इनके सामने हम मम्मी, और अब तो और मॉम हो गया। इसको बंद करें। अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा में अगर हम घर में बात कर सकते हैं तो मुझे लगेगा कि हम सब अपनी भाषा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने आप के लिए काफ़ी कुछ सेवा कर रहे हैं। और इससे हिंदी में बात करने में, काम करने में प्रेरणा मिलेगी। श्रीमाली जी, युवा पीढ़ी जो है खास तौर पर जिन्हें हिंदी आती है और हिंदी के ज्ञान की वजह से ही सभी वर्ग के लोग अपने आप को आत्मनिर्भर समझते हैं। अब आपने जैसा कहा कि रेडी वाले, खुमचे वाले, हॉकर्स जो हैं रास्ते में जो बेच रहे हैं फल सब्जियां, उनके पास पेटीएम है, रुपए है। अगर उसमें हिंदी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो कैसे आत्मनिर्भर बनते? बिल्कुल, मैं आपको इस संदर्भ में हमारे आशीर्वाद की पिछली संगोष्ठी का हवाला देना चाहूँगा। हमारे माननीय सांसद महोदय जो थे वो तत्कालीन डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब खुसरो की भाषा इसरो में पहुंच सकती है तो दूसरों क्या क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या बात है। तो ये हमारी ऐसी भाषा है जो विज्ञान से लेके आम आदमी तक पहुंच रही है। हाँ, भले चाहे वो डिजिटल माध्यम हो या फिर किताब पढ़ने का माध्यम हो, हर क्षेत्र में। बिल्कुल। नमस्कार, मैं
मंजू श्रीवास्तव, मूलतः उत्तराखंड प्रांत के देहरादून शहर से की निवासी हूँ, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के शैंटली शहर से आपके मध्य उपस्थित हूँ। खुसरो जी की इस विधा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जन्म मरण बस उसके संग हो, उसको अर्पण मेरे अंग हो, उसकी याद मुझे है मारत, क्या सखी साजन ना सखी भारत। और हिंदी के लिए हम सबके मन को अतिभाती, देश के माथे को चमकाती, अज्ञानी कर देते चिंदी, क्या सखी बिंदी ना सखी हिंदी। पहली बात कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है निर्णय लेने के लिए अपने विवेक पर निर्भरता और मार्ग तलाशने के लिए अपनी बुद्धि और प्रज्ञा पर निर्भरता। और बुद्धि और प्रज्ञा का विकास शिक्षा से होता है। तो अधिकांशतः हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा लेता है। वो अलग बात है कि आज अंग्रेजी का आधिपत्य हो जाने के कारण मातृभाषा अक्सर पीछे छूट जाती है। पर किसी भी विषय पर पकड़ हमारी मजबूत सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा के माध्यम से होती है। इसलिए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम अंग्रेज़ी पढ़ें, लेकिन हिंदी को किसी भी तरह से कमतर ना आके। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा भी है कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। संपर्क भाषा के रूप में इसका बहुत दायरा बढ़ा है। 175 से ज़्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी कंपनियों में, सोशल मीडिया में, संचार माध्यमों में इसका प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण हिंदी जानने वालों के लिए हिंदी आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्रोत बन गई है। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि भारतीय मूल्यों, संस्कृति, संस्कारों की सच्ची संवाहक संप्रेषक है। न जाने कितने प्रवासी भारतीय अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए कई केंद्र हैं। ऐसे ही बहुत विदेशी भारतीय योग, भारतीय इतिहास और वेदों में बहुत रुचि रखते हैं, किंतु वो हिंदी पढ़ नहीं सकते। तो हिंदी के जानकार उसके मर्म को समझकर उन्हें उसे इंग्लिश में समझा सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता होती है। हिंदी में लिखी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, उनसे आर्थिक लाभ हो सकता है। तो इस तरह से हिंदी के माध्यम से हम आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये बात तो विदेश की है। देश में तो अपने अब कोई समस्या है ही नहीं। हर क्षेत्र में हिंदी में काम हो रहा है कि हिंदी मेरी भाषा है, उसके प्रचार प्रसार विकास के लिए जो कुछ भी संभव होता है वो मैं कर रही हूँ। धन्यवाद। मित्रों, आज जब हम इस विषय पर बातचीत करते हैं तो अनचाहे ही विश्व की कंपनियों को हिंदी का दामन थामना पड़ रहा है। आज डिस्कवरी हो या एनिमल प्लेनेट हो या नेशनल ज्योग्राफिक हो या पोगो हो या कार्टून नेटवर्क हो या ESPN हो या स्टार स्पोर्ट्स हो, ढेरों चैनल, इन्हें लाचारी में, मजबूरी में हिंदी अपनानी ही पड़ रही है। आर्थिक उदारीकरण की इस खुली अर्थव्यवस्था में जो देश विकसित है, उनकी अर्थव्यवस्था यदि सुदृढ़ है तो उसका एकमात्र माध्यम हिंदी है। और आज हिंदी वाले उसी वैतरणी के साथ किंग मेकर की भूमिका में है और हिंदी में डब करना बहुत अनिवार्य हो गया, नहीं तो डिब्बा गुल हो सकता है। इसलिए हिंदी डटी हुई है। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मेरे खुद की भी जो आत्मनिर्भरता है वो हिंदी है, क्योंकि मैं बहुत सारी डबिंग और वॉइस ओवर्स हिंदी में करती हूँ। अब हम देखें कि जरा अगले वक्त हमारे इसी विषय को लेकर थोड़े से अलग किस तरह के विचार व्यक्त करते हैं, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर ML गुप्ता यानी मोतीलाल गुप्ता, निदेशक वैश्विक हिंदी सम्मेलन और हाल ही में सेवानिवृत्त उपनिदेशक राजभाषा विभाग पश्चिम क्षेत्र, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माननीय उमाकांत वाजपेयी जी निदेशक आशीर्वाद का अभिनंदन करना चाहूँगा कि वे पिछले 52 सालों से आशीर्वाद के माध्यम से मुंबई में हिंदी की अलख जगाए हुए हैं। जहाँ तक स्वभाषा से नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, इसे हमारे यहाँ के युवाओं द्वारा समझ पाना थोड़ा कठिन है।
कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निरंतर अंग्रेजी का साम्राज्य बढ़ता गया है। स्वतंत्रता के समय देश के 99% से भी अधिक विद्यार्थी मातृभाषा में पढ़ते थे। तब जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तब भी दिल्ली में एमए तक की पढ़ाई हिंदी में होती थी। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नर्सरी स्तर की पढ़ाई भी केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। नई पीढ़ी के लिए अंग्रेजी ही शिक्षा है, अंग्रेजी ही रोज़गार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ देखा सोचा ही नहीं। इसलिए अंग्रेजी पर ही इनकी निर्भरता और इनके लिए वही आत्मनिर्भरता भी है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। 1986 में लाई गई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज लाने की योजना पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया गया। फिर 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित ज्ञान आयोग ने तो पूरे भारत को अंग्रेजीकरण की ओर मोड़ दिया। 3-4 पीढ़ियां अंग्रेजी माध्यम में सरोबार होकर निकल चुकी हैं। यदि हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकास और संपन्नता और इसका अपनी भाषाओं से संबंध समझना है तो हमें भारत से बाहर जाना होगा। मैं केवल एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लंबे समय तक उच्च पदों का दायित्व संभालने वाले संक्रांत सानू ने अपनी पुस्तक अंग्रेजी का भ्रमजाल में तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि दुनिया के 20 विकसित व संपन्न देश वे हैं जहां शिक्षा और देश का समग्र कार्य उनकी अपनी भाषा में होता है, जबकि दुनिया के 20 सबसे गरीब देश वे हैं जहां शिक्षा भी विदेशी भाषा में है और देश का काम भी अधिकांशतः अंग्रेजी में होता है या किसी अन्य विदेशी भाषा में होता है। पिछले लगभग 75 वर्षों में भारत में अंग्रेजी का जो भ्रमजाल फैलाया गया है और अंग्रेजी का जो शासन कायम किया गया है, जब तक उस तंत्र को नहीं बदला जाएगा तब तक यह बात युवा वर्ग को समझ नहीं आएगी। यदि हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पेट की भाषा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर ही नहीं संपन्न भी बनेंगे और भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा और निस्संदेह नई पीढ़ियां भी आत्मनिर्भरता, संपन्नता, विकास और ज्ञान विज्ञान के लिए अपनी भाषाओं को अपनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम, हिंदी हास्य कवि और पर्यावरण कार्यकर्ता। दोस्तों, युवा पीढ़ी में आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार है हिंदी। जैसा हम सामान्यतः सोचते हैं कि कॉन्वेंट में पढ़ी हुई या आधुनिक हमारी आज की युवा पीढ़ी हिंदी को उतना स्वीकार नहीं करती होगी, मुझे लगता है ये सोच गलत है। मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे देशों में जाकर युवा पीढ़ी से मिला हूं। मैंने देखा है किस तरह से उन्होंने हिंदी को स्वीकार किया है। मैंने महसूस किया है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में IIT, IIM, NIT ऐसे संस्थानों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, अपने कैरियर को नई दिशा दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया है, आत्मसात किया है अपने अंदर। आज की युवा पीढ़ी हिंदी को सिर्फ बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करती है। आज की युवा पीढ़ी हिंदी को अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने व्यवसाय में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को शामिल किया है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि युवा पीढ़ी हिंदी से विमुख हो रही है तो ये सोचना गलत है। आप देखिए, आप बड़े बड़े जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनके छात्रों से मिलिए, उनके अंदर रचनात्मकता कमाल की है। मैंने महसूस किया है IIT, IIM के जो बच्चे हैं, जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं,
बहुत अच्छे कार्टून बना रहे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्वीकार किया है। तो मैं कहना चाहता हूं अंत में कि आशीर्वाद जो पिछले लगभग आधी सदी से ज़्यादा समय से हिंदी के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मैं आज आशीर्वाद के इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी के बारे में आप ऐसा मत सोचिए। उन्होंने हिंदी को स्वीकार कर लिया है और हिंदी के विकास के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। बात सिर्फ ये है कि हमारी पीढ़ी या हमसे पहले की पीढ़ी उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करे और फिर देखिए वो हिंदी की इस स्थिति को, जो वर्तमान स्थिति है, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से आगे लेकर जाएंगे और हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नमस्कार। एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी। तो प्रश्न ये है कि ये हो सकता है आधार कि नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये हो सकता है, और हो सकता है न कहना उचित भी नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी है। वो मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि जो भी भाषा रोजी रोटी से जुड़ेगी वो भाषा चलेगी, और जिस भाषा में रोजी रोटी मिलेगी वो भाषा चलेगी। बात दोनों एक ही है। कहना सिर्फ इतना ही है कि हमारे यहाँ हमारी नई पीढ़ी के ऊपर उसके थोड़ा पहले से ही, जब से हम आज़ाद हुए तभी से ये बात थोप दी गई है कि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपने व्यापार में नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपने रोज़गार के संसाधन नहीं ढूंढ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, हम सरकारी नौकरियों में अपना काम धंधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये थोप दिया गया हमारे ऊपर। हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी इसीलिए बना दिया गया, और कहीं न कहीं से हमारी जो अपनी भारतीय भाषाएं हैं, विशेष करके जो हमारी भाषा हिंदी है, उसके बारे में ये प्रचारित कर दिया गया कि हिंदी पढ़ करके किसी का कल्याण नहीं होना है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो कि सर्वथा मिथ्या है, तथ्यहीन है। आज पूरा एक विश्व बाजार बन गया है, इतना बड़ा विश्व बाजार है, और बहुत बड़ा काम आज अनुवाद का तैयार है, दुभाषीय का काम तैयार है पूरे विश्व में। आप भाषाएं अगर जान रहे हैं, भारतीय भाषाएं आप जानते हैं, आप विदेशी भाषाएं जानते हैं, तो उनके बीच में अनुवाद का समन्वय स्थापित करने का आप काम कर सकते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषियों का एक बहुत बड़ा संसार है। विश्व के बहुत बड़े भूभाग में ये भाषा बोली जा रही है, और इतने बड़े भूभाग में जब हिंदी भाषी रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम हिंदी है। व्यापार करना है, कोई वस्तु बेचनी है, अपने बात को आगे रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी, जो भाषा वो समझ सकते हैं, और निश्चित रूप से वो भाषा हिंदी है। एक इतना बड़ा व्यापार का बाजार तैयार है हमारे पास, इतना बड़ा बाजार है, उस बाजार में अगर हमको काम करना है तो हमको भाषा आनी चाहिए, और वो भाषा निश्चित रूप से हिंदी है। तो अगर हमारी ये नई पीढ़ी इस बात को समझ जाए कि हम नई हिंदी में काम करके हम अपना आर्थिक आधार सुदृढ़ कर सकते हैं, तो उनके सबके लिए जो है एक ये वरदान साबित होगा। और आज बहुत से लोग हैं काम कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत से अन्य भाषी भी आज हिंदी सीख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। विज्ञापन जगत देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है। कितनी विदेशी कंपनियां हैं, अगर वो अपना व्यापार, अपना उत्पाद बेच रही हैं हमारे बीच में। दोस्तों, जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो बात याद आती है गांधी जी की। गांधी जी ने कहा था कि उन समाज सुधारकों को कि ऐसी नीति बनाओ, नीति का पालन हो कि जो एकदम निम्न तबके के वर्ग हो वो किस तरह से आत्मनिर्भर बने, उनके बारे में सबसे पहले सोचो। तो यही मंत्र की कुंजी उन्होंने देश दुनिया को दी थी, है कि नहीं? बिल्कुल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त 1947 की रात को जब BBC लंदन का एक संवाददाता गांधी जी के पास पहुंचा इंटरव्यू लेने, तो गांधी जी ने कहा कि पूरे दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। बिल्कुल, और यही स्वाधीनता की कुंजी थी। और हम लोग तो स्वतंत्रता का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितनी सामयिक बात है ये। और इसी बात पर हमारे दूसरे वक्ता की बात सुनते हैं। क्या बात है। मुंबई की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था आशीर्वाद से जुड़े सभी लोगों को, नीता वाजपेयी जी को और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर नमस्कार।
आज जिस विषय पर मुझे अपने कुछ विचार व्यक्त करने हैं वो है कि नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी। इस समय हिंदी के रोजगार क्षेत्र में बहुत सारे नए मार्ग खुल रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, बड़ा एक क्रांति आई हुई है। एक इंटरप्रिटेशन की नौकरियां भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर आपको हिंदी के साथ कोई एक और भाषा आती है तो आप इंटरप्रिटेशन की नौकरियां कर सकते हैं। कई कंपनियां उस तरह की नौकरियां लेकर आई हैं। लेकिन कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय भाषाओं में सीखने पर जो जोर दिया है, मैं उससे जोड़ती हुई आपको एक बात बताता हूँ। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था और फिजिक्स भौतिकी का पहला जो है यूनिट टेस्ट हुआ मेरा, और उस यूनिट टेस्ट में मेरे 0 नंबर आए। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता था। तो मेरे पिताजी से मेरे टीचर ने कहा कि जाओ साइन करा के लाओ, ये यूनिट टेस्ट की जो कॉपी है, ये तुम्हें 0 मिला है। तो मैं अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी ये 0 मिला है, जरा साइन कर दीजिए। ये जो स्थिति है, मैं जानता हूँ जो इससे गुजरा है कि आपके कम अंक हैं और आपको जाके पिताजी के हस्ताक्षर लेने, वो जानते हैं कि किस तरह के मानसिक और तनाव से और किस तरह की जिजीविषा होती है मन के अंदर कि इस समय को किसी तरह से हम पार करें। पर वो साइन करने तो पिताजी ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 0 नंबर मिले, क्योंकि तुम्हारे नंबर सामान्यतः ठीक ठाक आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आती है जो भी पढ़ाते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उस समय चल रहे थे, एक्सीलरेशन और तरह तरह की बातें, मैं इनसे जुड़ नहीं पाता हूँ। मैं कुछ, और जो पुस्तक है उसमें जो भाषा है, जो शब्द हैं, मैं उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता हूँ। हम लोग लखनऊ में रहते थे तब, तो पिताजी ने मुझे यूपी बोर्ड की भौतिकी की पहली पुस्तक भौतिकी भाग 1 जो है वो ला कर दी और कहा इससे पढ़ो। मैंने उस पुस्तक से फिजिक्स पढ़ी और अचानक जैसे सब कुछ समझ में आने लगा मुझे। वो जो कठिन चीज़ें थीं वो स्पष्ट होकर आंखों के आगे आने लगीं, और उसके बाद से कभी मेरे फिजिक्स में 90% से कम अंक नहीं आए। और ये जो अपनी भाषा में किसी भी चीज़ को सीखने की बात है, ये आपको उस विषय को गहनता से सीखने में मदद करती है। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है, आज तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। अगर हम हिंदी में और अपनी भारतीय भाषाओं में इस चीज़ को सहजता से सिखा पाएँ तो हम बहुत श्रेष्ठ तकनीकी लोग और वैज्ञानिक तैयार कर पाएंगे। भाषा योग्यता का आधार नहीं होनी चाहिए, योग्यता का आधार आपका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम इस तरह के समाज में रहते हैं जहां हम ज्ञान जो है वो किसी एक भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। तो इस दूरी को हम पार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और वो हमारी आत्मनिर्भरता का आधार भी बना है और आगे भी बनता रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद दुबे, गायक गीतकार। आशीर्वाद साहित्यिक सामाजिक संस्था को मेरा नमन। हिंदी भाषा पर मैं एक अपना गीत अर्पण कर रहा हूँ जो लोक धन पर आधारित है। हिंदी है न्यारी भाषा, भारतवंश की आशा, भारतवंश की आशा हिंदी जी। संकट से है यह उपजी, जीवे हिंदी जुग जुग जी, मन अभिलाष साझी हो। हिंदी है न्यारी भाषा, भारतवंश की आशा, भारतवंश की आशा हिंदी जी। भारत भाषाओं का कहना, भाषाओं की बड़ी कहना, सर्वाधिक बोली जाए जी हो। हिंदी है न्यारी भाषा,
पत्रकारिता तक, विज्ञापन से लेकर राजनीति तक, नई बोली, नई शैली, नए शब्द, यानी कि विज्ञापनों में अंत में पंच लाइन अगर हिंदी में न हो तो बात नहीं बनती है। क्यों श्रीमाली जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे पेप्सी हो, कोका कोला हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, जैसी कंपनियां मान चुकी है कि हिंदी का जो पाठक वर्ग है एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। बल्कि हिंदी विज्ञापनों की भाषा ने एक नई धारा को जन्म दिया। अब आप देख लें कि उनकी जो पंच लाइनें, जैसे नेताजी इनका देखे कैसे कि धोया निचोड़ा और हो गया, या बड़ा बबुल पैसा वसूल, या दूध सी सफेदी, या आपको कभी याद हो तो आई लव यू रसना, आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए। ये पंक्तियां आज ऐसी है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो आज यदि जो लोग कल तक हिंदी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ते थे, जाहिल गवारों की भाषा बोलते थे, आज वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोग इसी हिंदी को जो चमत्कारिक लाइनों के दीवाने हैं और इसे अपना रहे हैं। क्या बात है। नमस्कार। प्रश्न है कि क्या आज की युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है, सशक्त है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की सोच बदल रही है, उनके रहने सहने का ढंग बदल रहा है, उनके काम करने का अंदाज बदल रहा है। बाप दादाओं द्वारा अर्जित संपत्ति को वो गंवारा नहीं समझते और वो अपने खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने हुनर के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और इसलिए आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्र रहना चाहती है और स्वतंत्रता का मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी होना। तो जो उनके अंदर हुनर है उसे अपनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे युवा तो नौकरी में गए हैं, लेकिन बहुत सारे युवा अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं और उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए वो जिस माध्यम को अपना रहे हैं, जिस भाषा को अपना रहे हैं, वो है हिंदी भाषा। क्योंकि दूर दूर तक पहुंचने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचने के लिए हिंदी भाषा की जानकारी होनी ज़रूरी है। हिंदी भाषा एक ऐसी ज़बान है कि जो आम से ख़ास सभी को सरल ढंग से समझ में आ जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जिनको अच्छा लिखने आ रहा है वो अपना ब्लॉग बना रहे हैं और उसके माध्यम से वो अपनी कमाई कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे, जिनकी भाषा पर पकड़ है, हिंदी भाषा पर पकड़ है और कोई एक और भाषा आती है तो वो अनुवाद के माध्यम से, माने एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद करके, जैसे हिंदी भाषा है उसे किसी और भाषा में, किसी और भाषा को हिंदी भाषा में अनुवाद करके इस ज़रिए से भी वो कमाई अपनी कर रहे हैं। जिनकी ज़बान बहुत अच्छी है, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, विज्ञापन की दुनिया में दे रहे हैं, वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं। बहुत सारे कार्टून चैनल के लिए अपनी आवाज़ दे रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्टून चैनल जो हैं उसमें जो बोलते हुए किरदार दिखाई देते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो डबिंग के माध्यम से अपनी आवाज़ दे के वो पैसे कमा रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। और भी जिनको बहुत अच्छा ग्रामर आता है, बहुत अच्छा व्याकरण आता है हिंदी का, वो व्याकरण पढ़ा के वो अपनी भाषा, हिंदी भाषा को विदेशों तक पहुंचा के कमाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो विदेश में हैं और वो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, वो वहाँ से यहाँ के लिए अपना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदी में आजकल कैरियर की कोई कमी नहीं। कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि हिंदी पढ़ने के बाद रोज़गार मिलने की संभावना अंग्रेजी में पढ़े हुए विद्यार्थियों के मुकाबले कम है। चूँकि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और व्यावसायिक भाषा भी है, कारोबार की भाषा है, कॉरपोरेट की भाषा है और अन्य कई महत्वपूर्ण निर्गमों की भाषा भी अंग्रेजी है। इसलिए उच्च पदों पर अक्सर अंग्रेजी में प्रवीण या कुशल नौजवान ही हाल के दिनों में पहुंचते रहे हैं। ज़रूरत केवल अच्छे कौशल को अपने अंदर पैदा करने की है। भाषा पर अधिकार हो, अभिव्यक्ति खूबसूरत हो और जो काम, जो लक्ष्य दिया जाए उसको समय रहते या यूँ कहा जाए समय से पहले ही पूरा करने की क्षमता हो, तो हिंदी
करियर का एक बहुत अच्छा अवसर आजकल बनती जा रही है। आखिर कहाँ है हिंदी में अवसर? मीडिया के विस्फोट के बाद पिछले एक दशक में हिंदी में बहुत अवसर बढ़े हैं। सबसे पहला अवसर है अनुवाद का। आज हिंदी के अनुवादकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भारत ही नहीं, विदेश में भी इनकी काफ़ी मांग है। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ऑनलाइन ही उनका सबमिशन होता है और ऑनलाइन ही भुगतान भी हो जाता है। बिना किसी की नौकरी किए हुए काफ़ी अच्छी आय इससे अर्जित की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके टीवी सीरियल्स बनते हैं या रियलिटी शो बनते हैं या हॉलीवुड की मूवीज़, वो भी हिंदी में डब करके लाए जा रहे हैं। मैंने खुद अनेक अनुवादकों को प्रशिक्षित किया है जो बिना कहीं नौकरी किए हुए घर बैठे केवल 5 या 6 घंटे रोज़ काम करके 60, 70, 80 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। दुभाषी का काम हिंदी के छात्र कर सकते हैं अगर उन्हें कोई एक विदेशी भाषा भी आती हो, अंग्रेजी आती हो। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, खासकर जो मीडिया कंपनियां हैं या सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे कि गूगल है या विकिपीडिया है, इन लोगों को अपना बहुत सारा कंटेंट अंग्रेजी से हिंदी करने में या मूल रूप से हिंदी में लिखवाने में ज़रूरत पड़ती है। हमें बहुत सारे ऐसे हिंदी में काम करते हुए, हिंदी के लिए काम करते हुए नौजवान ऐसे शहरों में मिलेंगे जिनकी पहले शायद कल्पना ना की गई हो। वो बेंगलोर में हो सकते हैं, वो हैदराबाद में हो सकते हैं, वो पुणे में हो सकते हैं। यानी हिंदी में रोज़गार के अवसर मुख्य हिंदी प्रदेशों से काफ़ी दूर 1000, 1500, 1500 किलोमीटर दूर तक भी उत्पन्न हो रहे हैं। हिंदी में कुशल और योग्य और निपुण लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। जय हिंद, जय हिंदी। इस विषय को लेकर थोड़े से अलग किस तरह के विचार व्यक्त करते हैं, आइए सुनते हैं। निसंदेह हिंदी को नई पीढ़ी की आर्थिक निर्भरता का आधार बनाया जा सकता है, परंतु उसके लिए 2 काम आवश्यक है। एक है पूर्वाग्रह से मुक्ति और दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप। अभी हिंदी में अथाह कार्य होना बाकी है। पाठ्यक्रमों में नया कलेवर, ग्लैमर, आकर्षण, रुझान, अमल सभी कुछ करना, नई स्फूर्ति लानी है। उसके लिए दूसरी भाषाओं की तरह नई सामग्री चाहिए, जैसे कि साहित्य है, नया साहित्य चाहिए, प्रयोगात्मक साहित्य भी चाहिए, ताकि नई नई बात सामने आए, नया ढंग सामने आए। ये सब चयन होना है। उसके साथ हमें तमाम ऐसे साहित्यविदों की जरूरत है जो कि लिटरेरी एजेंट बन सके, और ये सारा काम निष्पक्षता से होना चाहिए, जिससे कि जो लिटरेरी एजेंट हों वो साहित्यविद हों और वो इस काम में रुचि लें और निष्पक्षता से कर सकें। पत्रकारिता की तरह लिटरेरी एजेंट के लिए भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। दूसरे व्यावसायिक अधिकारियों जैसे कि डॉक्टर, अभियंता, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह इनकी भी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। आचार संहिता, अभियोग, दंड का विधान भी होना चाहिए। दुनिया की दूसरी भाषाओं में इसी प्रकार अपने साहित्य का विस्तार किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे भाषाविदों की आवश्यकता है जो हमारे रोचक ज्ञानवर्धक साहित्य को दूसरी भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी में, अडॉप्टेशन कर सके, ना कि जो है वो अक्षरशः ट्रांसलेशन करे, क्योंकि ये खराब लगता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। ताकि अगर आप अडॉप्टेशन आप करेंगे तो पढ़ने वाले को ये लगेगा कि अंग्रेजी में ही या उसी भाषा में लिखा गया। तमाम ऐसा पुराना साहित्य जिसकी की मात्र स्कैन्ड PDF ही अवेलेबल है, जो वो सारा काम टाइप होना है, वो टाइप करके डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित करना है। इसके लिए तमाम कर्मचारियों की जरूरत है। इतिहास को ले लें आप, भारत का 712 से लेकर 1192 तक के बीच का इतिहास बिल्कुल नहीं है, कहीं उपलब्ध ही नहीं। उसे लिखने फिर कालांतर में शोध द्वारा जो इतिहास अभी तक लिखा गया है उसमें जो मिथ्या है, जो गड़बड़ है, जो झूठ लिखा है, वो सब भी, या जो सच लिखा है और ठीक से डिफाइन नहीं किया है, उसके लिए भी हमें तमाम विद्वान कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसके अलावा तकनीकी स्तर में भी सुधार की बहुत जरूरत है। जैसे कि डिजिटल प्रकार के फॉन्ट के लिए ओपन टाइप एक नया मानक है, जो कि एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बाजार में जो साधारण कीबोर्ड अंग्रेजी का उपलब्ध है, वह उसी से काम हो जाता है। आपको उसकी कि हमारी उंगलियां अभ्यस्त हैं, उससे आराम से काम हो जाता है। लेकिन भारत में अभी वे टू ट्रू टाइप प्रयोग होता है, जिसका कि कीबोर्ड भी अलग है,
इन्हें आपस में रूपांतरित करने में बहुत गलतियां होती हैं, तमाम त्रुटियां होती हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो हिंदी में इतना सारा काम बाकी है तो संबंधित पदों की संख्या इतनी कम क्यों? हर यूनिवर्सिटी में देखिए कहीं एक आध अफसर होता है, हर जगह। विभिन्न विद्या संस्थानों व संबंधित विभागों में हिंदी भाषा व साहित्य के उत्थान हेतु संबंधित पदों का विस्तार होना चाहिए। इन पदों का वेतनमान भी अन्य पदों के समान हो ताकि योग्य प्रत्याशी आकर्षित हो और अधिक से अधिक मेधावी छात्र हिंदी विषय की ओर आकर्षित हो। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हिंदी को नई पीढ़ी की आर्थिक निर्भरता का आधार बनाने की असीमित संभावना है। नमस्कार दोस्तों, आइए हमारी इस परिचर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भाषा भावों की वाहिका और विचारों का माध्यम होती है। ये भाषा ही तो है जो जाति को जाति से, राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़ती है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति बिना भाषा के उन्नति हो नहीं सकती, है कि नहीं? बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल सही बात कही नीता जी ने कि अब भाषा जो है भावना का विषय नहीं है, माल बेचने का और भाव तय करने का माध्यम बन गई है हमारी हिंदी। नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि माल बेचने के लिए अब हिंदी एक बहुत बड़ी टकसाल के रूप में हमारे सामने है। बिल्कुल। क्यों न सुनते हैं अगले वक्तव्य को। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आशीर्वाद संस्था का और नीता वाजपेयी जी का मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज का विषय बहुत सोचने वाला है। इसमें मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। यह सुनने में कितना प्रिय लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसकी बहुत कमी है। मैंने अपने पिछले भारत भ्रमण के दौरान देखा कि सड़कों के किनारे बैठे पुस्तक बेचने वालों के पास भी हिंदी की पुस्तकें या पत्रिकाएं बहुत ही कम थीं, और वहाँ की नामी पुस्तक भंडारों के पास तो एक भी हिंदी की पुस्तक नहीं मिली। कारण पूछा तो उत्तर मिला, मैडम हम वही रखेंगे ना जिसकी मांग हो, हिंदी पुस्तक के लिए कोई नहीं आता। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु अंग्रेजी की गुलामी के अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। अंग्रेजी के गुलाम में बंधे पड़े हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी अंग्रेजी माध्यम के युवाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता रखते हैं। ऐसे में हिंदी कैसे आर्थिक आत्मनिर्भरता का कारण बने? भारत के बड़े शहरों में, परिवारों में भी देखा गया है अंग्रेजी में बातें होती हैं, और अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को भेजना एक स्टेटस की बात समझी जाती है, और माना जाता है कि अंग्रेजी अच्छी हो तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। हमें इसी धारणा को बदलने की आवश्यकता है। जैसे चाइना, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देशों में भ्रमण करने के लिए हम वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो सीखते हैं, ताकि वहाँ की खरीदारी करते समय टैक्सी वालों के साथ बातें करने में हमें दिक्कत ना हो। यही हम भारत के साथ क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। यदि सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करती है और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हिंदी में देना प्रारंभ करे, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हिंदी ग्रेजुएट्स को नौकरी में रखने में संकोच नहीं करेंगी। आशा करती हूँ 75वें स्वतंत्रता दिवस तक हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा और अंग्रेजी को अंग्रेजों की तरह ही खदेड़ दिया जाएगा, और आने वाला युवा स्वतंत्र देश की स्वतंत्र भाषा द्वारा अपने आप को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर पाएगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसी आशाएं भी रखती हूँ। किसी भी देश या सभ्यता के विकास में उसकी भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर किसी भी देश या सभ्यता को या संस्कृति को हमें अलाइव रखना है, जीवित रखना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो भाषा का उपयोग, उसकी भाषा का विस्तार
बहुत ज़रूरी बात है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि नई पीढ़ी हमारे भाषा को, जो कि भारत की भाषा है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत में, तो उसका उपयोग नई पीढ़ी द्वारा किया जाए ताकि आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक आत्मनिर्भरता का वातावरण पैदा हो। रोजगार जितने भी हैं वो हिंदी भाषा के माध्यम से भी उसी हिसाब से मिलने चाहिए जितना कि इंग्लिश वालों को मिलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे देश में रोजगार की जितनी भी साधन हैं या जितनी भी रोजगार अवेलेबल हैं, उनको अगर हिंदी भाषा वालों को उसमें प्राथमिकता दी जाए या हिंदी को उसमें एटलीस्ट इंग्लिश के बराबर मान्यता दी जाए, तो आने वाली पीढ़ी या नई पीढ़ी जो है वो हमारे देश को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर देश के रूप में बनाने में कुछ हद तक सक्षम हो सकती है। तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि हिंदी उर्दू अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये दुनिया की बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से शुरू की 3 भाषाओं में शायद इनका नंबर आता है। तो हिंदी को आर्थिक व्यवसायों से और रोजगारों से और इसमें काम मिलने की क्षमता होनी चाहिए कि हिंदी के बेस पर भी आपको काम मिले और रोजगार मिले और आप उसके बिना इंग्लिश जाने भी हिंदी में काम कर सके। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हिंदी को नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए अपने देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं ओम कटारे, एक रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, पिछले 43 साल से हिंदी रंगमंच पर सक्रिय हूं। यात्री संस्था के माध्यम से हम देश विदेश में अपने नाटकों को लेके भ्रमण करते रहते हैं। पिछले 43 साल के दौरान हमारी संस्था ने करीब करीब 40 से 45 रंग कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें हमने करीब 1000 से लेके 1500 नए कलाकारों को प्रशिक्षण दिया। यही मेरा छोटा सा परिचय है। आशीर्वाद संस्था के 52 साल पूरे होने पर आशीर्वाद परिवार को अनेकों अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग हिंदी जानते हुए भी हिंदी बोलने से कतराते हैं या अपने आप को हीन महसूस करते हैं, उन्हें शायद ज्ञान नहीं है हिंदी भाषा की सामर्थ्य का। मैं ओम कटारे जीता जागता उदाहरण हूँ। जिस शहर में अंग्रेजी फैशन है, उस शहर में बड़ी शान से पिछले 43 साल से हिंदी नाटक कर रहा हूँ। मेरे अलावा और भी संस्थाएं हैं जो लगातार हिंदी नाटकों का प्रदर्शन करती रहती हैं। इस नई पीढ़ी से हमारा यही कहना है कि अपनी राष्ट्रभाषा की ताकत को जानिए। इस भाषा में इतना कुछ जानने समझने को है कि शायद एक जन्म पूर्ण नहीं पड़ेगा। और जब इंसान अपनी सामर्थ्य को पहचानता है, उसकी ताकत को जानता है, तो मुझे नहीं लगता वो कभी जीवन में असफल हो सकता है। दोस्तों, बहुत सुंदर विचार सुने आशीर्वाद की इस ई-गोष्ठी में। कहते हैं कि आत्मनिर्भरता देश की होगी यदि लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता का अर्थ राज्य तंत्र पर निर्भर होना कतई नहीं है। आज के युवा खिलाड़ी भी इस बात को मानते हैं, भले चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्पोर्ट्स का हुनर दिखा रहे हो, लेकिन जब बात करते हैं तो सिर्फ हिंदी में। मिसाल के तौर पर टोक्यो ओलंपिक्स में देख लीजिए, नीरज चोपड़ा जब अपना साक्षात्कार देते हैं तो प्रश्न करने वाले को ये ही बोलते हैं कि हिंदी में प्रश्न पूछिए, और जब ऐसा होता है तभी भाले का निशाना सही जगह पे लगता है। और एक बात और श्रीमाली जी, कि अभी हाल ही में केबीसी में हमने देखा किसे, सहवाग को
वीरू सहवाग को, और उन्होंने क्या कहा था, मैं जब साक्षात्कार देता था तो मुझे हिंदी में ही देना अच्छा लगता था, अंग्रेजी से तो मैं बहुत डरता था। तो जब युवा खिलाड़ी भी हिंदी का लोहा मनाते हैं तो आत्मनिर्भर होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल नीता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी दरिद्र नहीं समृद्ध भाषा है। हिंदी याचक नहीं ताकत के मुद्रा में है। तो आए अगले वक्ता को और सुने इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष हिंदी अकादमी मुंबई। आज का युग हिंदी का युग है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन प्रतिदिन हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है, हिंदी में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में हिंदी आज सक्षम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बढ़ते कदम को देखते हुए हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें हिंदी में ही आगे भविष्य में बाजारवाद की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आज के इस वैश्वीकरण के युग में विश्व स्तर पर नई पीढ़ी हिंदी के द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आज हिंदी में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो गई है, अतः भविष्य को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी है, क्योंकि आज विश्व स्तर पर जिस प्रकार से हिंदी अपना पैर पसार रही है, अपना परचम लहरा रही है, ऐसे में हिंदी में रोजगार की संभावनाओं का बढ़ना स्वाभाविक है। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है, अतः हिंदी का भविष्य उज्जवल है। ऐसे में नई पीढ़ी को चाहिए कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए हिंदी का प्रयोग करे, हिंदी में रोजगार के अवसर का निर्माण करे। हमें किसी का गुलाम न बनकर यदि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना है तो आत्मनिर्भर बनने की अत्यंत आवश्यकता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज भूमंडलीकरण या क्यों यूँ कहें वैश्वीकरण के इस दौर में, संचार माध्यमों तथा बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के इस दौर में संपूर्ण विश्व एक दूसरे के करीब आ चुके हैं तथा एक दूसरे के प्रति निर्भरता बढ़ चुकी है। बाजारवाद के इस युग में नए रोजगार के अवसर तलाशने में युवा पीढ़ी सक्षम है, अतः आर्थिक रूप से नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी में अधिक संभावनाएं नज़र आ रही हैं। मेरा मानना है कि नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी ही हो सकती है। जय हिंद, जय हिंदी। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी है कि सारी भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बेटी होने का सौभाग्य अगर मिला है तो वो हिंदी को है, और उसी की वजह से माँ और मौसी दोनों का सामंजस्य बनाए रखती है। क्या बात है। मैं तो ये कहूँगा कि मजबूरी में हम विदेशी उत्पाद और विदेशी भाषा का उपयोग करें, पर उसके साथ उन भाषाओं के अपसंस्कार से हम बचें। भाषाओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शब्द के ख़त्म हो जाने से एक संस्कृति समाप्त हो जाती है, एक परंपरा नष्ट हो जाती है, उसको हमको बचाना है। आशीर्वाद इसी काम में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं नीलू गुप्ता, कैलिफोर्निया, अमेरिका से के युग में हिंदी विदेशों में खूब पुष्पित और पल्लवित हो रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहाँ अपने देश से दूर विदेश में आकर बसे हुए हमारे प्रवासी भारतवासी हिंदी के प्रचार प्रसार में
और हिंदी को अपनाने में, हिंदी में बात करने में, हिंदी भाषा और अपने भारतीय रहन सहन को अपनाने में आज गर्व का अनुभव करते हैं। और हमें ये आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम कैलिफोर्निया अमेरिका में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ पर हम हाई स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में कॉलेज जाने के लिए उसमें क्रेडिट भी प्राप्त करते हैं और एक अच्छी बड़ी संख्या में वो हिंदी को अपना विषय चुनते हैं और बहुत गौरवान्वित होते हैं। मैं 20 साल से यहाँ पर हिंदी की प्राध्यापिका हूँ और मैं उन बच्चों को शिक्षा देती हूँ और उनके प्रसन्नता का जो एक अलौकिक आनंद होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि माता पिता भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम अपने देश की भाषा को विदेश में रहकर भी सीख रहे हैं। न केवल हिंदी, यहाँ पर रहने वाले सभी प्रवासी लोग जैपनीज़, कोरियन, चाइनीज़ और जर्मन मैंने सभी देश से आए हुए लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज लेते हैं और उसमें वो क्रेडिट भी उनको मिलते हैं। उसी प्रकार हम हिंदी में भी देते हैं। तो हिंदी की ये बढ़ोतरी एक बहुत सुखद अनुभव है। मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि अब हिंदी के जो बढ़ते हुए कदम हैं उसमें हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आप हिंदी को अपना एक विषय मानकर चल सकते हैं। हिंदी की बढ़ोतरी में आपकी भी बढ़ोतरी है। नई हिंदी शिक्षा के माध्यम से अब इंजीनियरिंग इत्यादि विषय भी हिंदी में भी पढ़ाए जा रहे हैं। यह एक बहुत सुखद, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आशीर्वाद संस्था को 52वें वर्ष में कदम रखने की बधाई देती हूँ। मुझे भी कई बार आशीर्वाद से जुड़ने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज की चर्चा का विषय है नई पीढ़ी की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी। विषय में एक सवाल है कि क्या ऐसा संभव है कि हिंदी के भरोसे या हिंदी के माध्यम से जीवन यापन किया जा सकता है? मैं कहूँगी हाँ भी और नहीं भी। देखिए, आज भी शहर में या गांव में बहुत जगह पे ऐसा होता है, जब शादी ब्याह की बात होती है और पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, और अगर आपने कह दिया कि कहानी लिखता है, कविताएं लिखता है, तो तुरंत एक सवाल आता है कि और क्या करता है। तो ये और क्या करता है वाला सवाल अभी समाज में जिंदा है। अवसर हैं हिंदी के सरकारी संस्थानों में, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ जिसकी मुझे ज़्यादा समझ है। मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ, कथा पटकथा संवाद लिखती हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ और आज जो कुछ भी हूँ हिंदी की वजह से हूँ और बहुत खुश हूँ। तो मैं कहूँगी जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है तब से युवाओं के लिए जो हिंदी के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अवसर ज़्यादा हो गए हैं। एक राइटिंग टीम होती है, उसमें युवाओं को मथुरा से, बिहार से, इलाहाबाद से, कानपुर से बुलाया जाता है जो प्रतिभाशाली होते हैं और उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। और अगर आपने साबित कर दिया कि आप में प्रतिभा है तो आपको स्वतंत्र रूप से लेखन का भी अवसर मिलता है। तो मैं कहूँगी कि हिंदी के माध्यम से अगर आप आर्थिक रूप से सबल होना चाहते हैं तो ये सबसे सुंदर वक्त है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, कठिन तो है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, कैसे अपने आप को साबित किया जाए। और साबित करने से पहले आपको खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि आप वाकई वो प्रतिभा रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब बात है कि जहाँ तक पाठकों के लिए लिखने का सवाल है, उपन्यास है या जो भी है, तो विदेशों में तो जो स्थापित लेखक हैं उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है।
मेरे खुद ससुर जी राधेश्याम प्रगल्भ जी, मतलब उन्होंने 52 पुस्तकें लिखी बच्चों के लिए, कई बार उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मेरे पिताजी ने दुर्लभ किताबें लिखी जो देश की कई लाइब्रेरीज में धरोहर के रूप में है। मेरे जेठ जी श्री अशोक चक्रधर जी ने अनगिनत कविताएं लिखी, अनगिनत किताब लिखे, लेकिन इन सब को जीवन यापन के लिए दूसरा प्रोफेशन अपनाना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में मतलब पाठकों के लिए जो लोग लिखते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है जीवन यापन मतलब हिंदी को बनाना। कभी साहित्य और संस्कृति तक सीमित हिंदी आज डिजिटल कंप्यूटरीकरण तकनीक का सशक्त माध्यम बन चुकी है। बिल्कुल। हिंदी में हमारी मिट्टी की सुगंध है, रिमझिम रिमझिम बारिश की फुहार है, किसानों का पसीना है, बसंत की बहार है, चिड़ियों की चहक है, पक्षियों का कलरव है, रोटी की महक है, मजदूरों के हाथों के छाले हैं। इसमें माँ की ममता की लोरी है, रिश्तेदारों का स्नेह है, मातृभूमि का प्यार है और करोड़ों हृदय के उद्गार हैं। ऐसी भाषा से भला कौन इनकार करेगा और मानेगा नहीं, बताएं आप ही। जी हाँ, इसी तरह हिंदी फलती रहे, फूलती रहे और हर जगह फैलती रहे। आप सब लोग ने आज हमारा ई गोष्ठी का कार्यक्रम खूब पसंद किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की तरफ से आयोजित इस ई गोष्ठी के प्रायोजक हैं LIC, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।